डीजल पेट्रोल के दामों में कटौती के ऐलान को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 60 दिनों में सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी की, लेकिन अब उसमें कुछ रुपयों की कटौती कर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना बेवकूफ बनाएगी इस देश के लोगों को? क्या मोदी जी, क्या निर्मला सीतारमण जी देश के लोगों को बेवकूफ मानते हैं? 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज़्यादा हैं। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। याद करिए 21 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट था 95 रुपया 41 पैसे, आज है 105 रुपया 41 पैसे। आप कह रहे हैं 9.5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, भैया 9.5 कम कर दिया। इसी तरह से डीजल का भाव 21 मार्च 2022 को था 86 रुपया 67 पैसे, आज दिल्ली में है 96 रुपया 67 पैसे। 10 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपया कम कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ़ बनाना बंद करें। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अच्छे दिन आप नहीं दे सके, वही पुराने दिन हमें लौटा दीजिए। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर सरकार ने कुछ रुपयों की कटौती की है, इससे बेहतर हमारे पुराने दिन थे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी श्रेय लेने से पहले कम से कम ये भी याद कर ले, मई 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और हमने भाजपा को दी तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी क्या थी? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर। पिछले 8 सालों में आपने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कर दी 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर और आज वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 8 रुपया। तो आज भी जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है वो 19 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर है, जबकि कांग्रेस के शासन में 2014 में वो 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर थी। तो अब क्या करें? तालियां बजाएं या थालियां बजाएं? डीजल पर 2014 मई में एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर थी। मोदी सरकार ने उसे पिछले 8 साल में बढ़ाकर 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर कर दिया। आज आपने उसमें 6 रुपए की कमी कर दी। तो आज भी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है। 8 साल पहले कांग्रेस के समय में 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर थी। इस देश को जुमले नहीं चाहिए, इस देश को बेवकूफ मत बनाएं। 140 करोड़ भारतवासियों को मई 2014 की एक्साइज ड्यूटी वापस कर दीजिए। अच्छे दिन नहीं दे सकते, पुराने दिन लौटा दीजिए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को डीजल और पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के लिए जनता सबसे पहले है। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो गया, वहीं डीजल भी 7 रुपये सस्ता हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी एक नए विवाद में घिरती जा रही हैं। उनकी पार्टी एक ऐसी महिला को चुनावी टिकट देकर विवादों में घिर गई है जिसके बांग्लादेशी नागरिक होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में साल 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें टीएमसी ने आलो रानी सरकार को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। अब उन्हें लेकर एक के बाद एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलो रानी सरकार का नाम भारतीय मतदाता सूची में होने के साथ साथ बांग्लादेश की मतदाता सूची में भी दर्ज है। उन्हें लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक उन्होंने भारत में साल 2012 में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया था, लेकिन उसके बाद से वो बांग्लादेश में रहने लगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो वहां की भी मतदाता बन गई।
उन्हें लेकर ये खुलासे तब होने शुरू हुए जब वो टीएमसी की टिकट पर विधानसभा चुनाव में हार के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। उन्हें अपनी हार को लेकर संदेह था। आलोरानी सरकार को बीजेपी के उम्मीदवार रहे स्वप्न मजूमदार से हार मिली थी। अपनी हार पर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी मामले में सुनवाई के दौरान उनकी नागरिकता को लेकर भी खुलासे होने शुरू हुए और मालूम पड़ा कि वो एक बांग्लादेशी नागरिक हैं। जांच आगे बढ़ी तो उनका हर दावा झूठा साबित होता चला गया। उन्होंने बताया कि उनका जन्म हुगली में साल 1969 में हुआ था। साथ ही उन्होंने सबूत के तौर पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और भारत में जमीनें होने का भी दावा किया। लेकिन बाद में पता चला कि उनके पिता समर हल्दर बांग्लादेश के नचराबाद के निवासी थे। इस तरह से उनके हुगली में जन्म के दावे को झूठा माना गया। उन्होंने मतदाता सूची में भी अपना नाम साल 2012 में जुड़वाया। इससे पहले तक वो भारतीय मतदाता सूची में लिस्टेड क्यों नहीं थीं? सवाल उस पर भी खड़े हुए। टीएमसी नेता आलोरानी सरकार की तमाम दलीलों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि नागरिकता के साक्ष्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि आलोरानी सरकार के पास बांग्लादेश का मतदाता पहचान पत्र है। साथ ही उन्होंने एक बांग्लादेशी नागरिक से शादी भी की है। ये बात उन्हें बांग्लादेश का नागरिक साबित करने के लिए बहुत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी नेता आलोरानी की मां और उनके भाई अभी भी बांग्लादेश में ही रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन चैंपियन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि आपकी इस जीत के चलते देश का 7 दशकों का इंतजार खत्म हुआ है। देश 70 सालों से थॉमस कप में जीत का इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश की उम्मीदें आपसे काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। वहीं खिलाड़ियों ने भी पीएम मोदी से थॉमस कप और उबर कप को लेकर अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि थॉमस कप में इंडियन बैडमिंटन टीम ने पहली खिताबी जीत हासिल की है। 73 साल बाद भारत थॉमस कप जीतने में सफल रहा है। थाईलैंड में हुआ थॉमस कप जीतकर भारत के इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। भारत ने फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो वहीं टीम इंडिया पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंची थी। इस बड़ी जीत ने देश को गर्व करने का मौका दिया है। बता दें कि थॉमस कप जीतने के तुरंत ही बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट्स के साथ फोन पर भी बातचीत की थी और उनके भारत लौटने पर अब उन्होंने दिल्ली में सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की है। साथ ही खेल मंत्रालय ने थॉमस कप जीतने वाले खिलाड़ियों को बतौर इनाम 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इस फैसले के बाद अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक के रेट में बड़ी गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 63 पैसे और डीजल 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 3 पैसे और डीजल 92 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल 95 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर दर्ज किया गया है। नोएडा में पेट्रोल 96 रुपए 57 पैसे और डीजल 89 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पेट्रोल 96 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 76 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। पटना में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे और डीजल 94 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। गुरुग्राम में 97 रुपए 18 पैसे,
पेट्रोल की कीमत है और डीजल की 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कीमत है। बेंगलोर में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 94 पैसे है और डीजल 87 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है। भुवनेश्वर में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 19 पैसे कर दी गई है और डीजल 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 96 रुपए 20 पैसे की कीमत पर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 84 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। हैदराबाद में पेट्रोल 109 रुपए 66 पैसे है और डीजल की कीमत 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में ये कमी एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से आई है, जिसके बाद केरल सरकार ने भी राज्य कर में पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे की कटौती की घोषणा की है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं राजस्थान सरकार ने भी वैट की दरों में कटौती करने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार का पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर वैट कम हुआ है। दोनों राज्य सरकारों के इस फैसले के बाद जनता को डबल राहत मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा शासित राज्य अपने नागरिकों को वैट कटौती कर राहत देते हैं या नहीं। अगर अन्य राज्य भी वैट कटौती करते हैं तो इससे देश के बाकी के हिस्सों में भी महंगाई से त्रस्त जनता को बड़ी राहत मिलेगी। असम में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। आफत की इस बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं कई इलाकों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, इससे भारी तबाही मची है। फिलहाल असम के 31 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इससे 6.8 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बता दें, कई नए इलाकों में पानी घुस गया है। 20 मई को जहां 29 जिले बाढ़ की वजह से प्रभावित थे, वहीं 21 मई को इनकी संख्या बढ़कर 31 हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में 4 और लोगों की जान चली गई है। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या में मामूली कमी आई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मुताबिक 6,80,118 लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ASDMA ने बताया कि 9 गांवों पर बाढ़ का सबसे बुरा असर पड़ा है। यहां पर 3.39 लाख लोग इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। उसके बाद कछार में 1.77 लाख और होजोई में 70,233 लोगों की जिंदगी पर बाढ़ ने असर डाला है। आपको बता दें, ASDMA ने बुलेटिन में बताया कि 282 राहत कैंपों में बाढ़ प्रभावित 74,907 लोगों ने शरण ले रखी है। 214 राहत वितरण केंद्रों से लोगों को आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों से सेना, अर्धसैनिक बल, NDRF, SDRF के अलावा ट्रेंड वॉलंटियर्स और तमाम एजेंसियों के लोग जुटे हुए हैं। होजोई जिले में प्रभावित लोगों की मदद के लिए 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। बता दें, बाढ़ प्रभावित दीमा हसाओ के मुख्य हाफलॉन्ग से आई खबरें बताती हैं कि जिले के सभी इलाकों में दूरसंचार की सेवाओं को फिर से चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया कि लामडिंग बदरपुर हिल सेक्शन में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और पानी भर गया है। इसकी वजह से 11 जोड़ी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 5 जोड़ी ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही टर्मिनेट करना पड़ा है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स और जल भराव की वजह से कई जगह ट्रेन सेवाएं पिछले 1 हफ्ते से प्रभावित हैं। ASDMA बुलेटिन में कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्रों के सभी हिस्सों, तटबंधों, सड़कों, पुलों, घरों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान की खबरें आ रही हैं। एक समीक्षा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ को आश्वासन दिया कि हसाओ जिले में जटिंगा और हरंगजाओ के बीच सड़क के एक हिस्से में यातायात 1 सप्ताह के भीतर बहाल कर दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ।